हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। शायद पिछले क्लास में मैंने ये बोला था कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर ही चर्चा होगी, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं। इसको हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके लिए हम लोग कुछ इस लॉ को समझने के लिए हम लोग को कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले जो हम लोग जो लॉ को, जो मेंडल जो लॉ दिए थे, जो हम लोग लॉ यहाँ पर पढ़ेंगे, तो उसको मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। जैसे इनका जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंसी। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो आज हम लोग यही तीनों लॉ पर चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम लोग यही तीनों विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि हम लोग को इस लॉ को समझने से पहले हम लोग को कुछ जेनेटिक्स का जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही टर्मिनोलॉजी को मैं यहाँ पर यूज करूँगा और तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसे फर्स्ट है हाइब्रिड, सेकंड है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ट्रेट, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 F2 जनरेशन। नोट कर लीजिए। डोमिनेंट, रिसेसिव, कैरेक्टर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोलैगस, हेटेरोजाइगस। अभी मैं इतना ही लेकर के चल रहा हूँ और बाद में अगर कोई नया टर्मिनोलॉजी आएगी तो मैं उसी से मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। और अभी फिलहाल आप लोग इतना ही ध्यान में रखें और जो अभी जो पीछे लिखवाया था उसको। तो अब बारी बारी से हम लोग को समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक डोमिनेंट टर्म है, यहीं पर से शुरू करते हैं ना। पहले है एक, फर्स्ट नंबर पर है डोमिनेंट, दूसरा नंबर पर है रिसेसिव। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कोई दो जीन है। अब जीन को पर्टिकुलरली मैं समझा दूंगा अभी।
लेकिन अभी फिलहाल इसको सिर्फ समझो कि कोई कैरेक्टर है या कोई फैक्टर है ना। जैसे मेंडल को तो जीन पता था नहीं, वो सिर्फ फैक्टर बोले थे कि लंबा वाला पौधा में लंबा फैक्टर होता है और नाटा वाला पौधा में नाटा फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो कोई पर्टिकुलरली जीन ले रहे हैं, जैसे एक ये लिए कैपिटल टी टॉल के लिए लिए, और एक डॉर्फ के लिए। हम लोग यहाँ पर शॉर्ट का नहीं यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर डॉर्फ का यूज करते हैं। डॉर्फ का मतलब होता है नाटा। तो एक हम लोग टॉल यूज कर रहे हैं और सेकंड हम लोग क्या ले रहे हैं, डॉर्फ। और ये दोनों जीन जब एक साथ में होंगे ऐसे, तो ये दोनों में कोई एक ही जीन अपीयर होता है, मतलब अपना जो कैरेक्टर जो शो करता है, दोनों में से कोई एक ही अपना कैरेक्टर को शो करेगा। तो जो जीन अपना कैरेक्टर को शो कर रहा है, मतलब जो अपना कैरेक्टर को दिखला रहा है, उसको हम लोग डोमिनेट करते हैं। जैसे यहां पर ये तो टॉल था और ये था डॉर्फ, लेकिन ये जो आया ये जो है पूरी तरह से टॉल है। यहाँ पर तो डॉर्फ का भी जीन मौजूद है, लेकिन क्या तो हम लोग जब देखते हैं इसका फिजिकल कैरेक्टर तो क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा टॉल है। तो जो जीन अपना कैरेक्टर को शो करता है उसको बोलते हैं आपको डोमिनेंट, और जो अपना कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है, जो छिप जाता है, उसको रिसेसिव कहते हैं। या इसको इस तरह से समझते हैं कि जो जीन दूसरे को दबा देता है उसको बोला जाता है डोमिनेंट, और जो दब जाता है उसको बोला जाता है रिसेसिव। उसके बाद है कैरेक्टर, जिसका अपना खास जो पेकुलियर कैरेक्टर होता है, जो अपना गुण होता है, उसको कैरेक्टर कहा जाता है। उसके बाद है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकली अपीयरेंस जो होता है, मतलब जो हम अपनी आंख से देखते हैं उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप का मतलब हुआ उसका जेनेटिक जीन उसमें किस तरह का है। जैसे हम लोग इसको देख तो रहे हैं कि टॉल है, लेकिन यहाँ पर क्या तो डॉर्फ जीन भी मौजूद है, तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, ये जीनोटाइप है, ठीक है। और उसके बाद है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को हम लोग समझते हैं इस तरह से, अगर दो जीन एक ही टाइप का है तो इसको हम लोग होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया होमोजाइगस। लेकिन दो जीन है और दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों साथ में है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है। बात समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं मेंडल का अच्छा हाइब्रिड हम लोग को एक समझ। हाइब्रिड हाइब्रिड को हम लोग इस तरह से समझ रहे हैं, जैसे कोई एक पौधा है और उसमें दो नस्लें, मतलब दोनों का क्वालिटी अलग अलग है, दोनों का कैरेक्टर जो है वो अलग अलग है। हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जो पौधा है, एक ही जाति का पौधा है और वो काफी लंबा है, और उसी जाति का दूसरा पौधा जो है वो नाटा है। इन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग हो गया है, तो दोनों एक ही जाति का, लेकिन दोनों में क्या विभिन्नता है कि ये लंबा है और ये जो है नाटा है, ठीक है। ये टॉल है और ये डॉर्फ है। अब ये दोनों से जो नया जो संतान जो उत्पन्न होगा उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। और पिछले क्लास में मैंने ये चर्चा भी किया था कि हाइब्रिड बनाना मेंडल के फादर भी जानते थे और उन्हीं से इमस्कुलेशन टेक्निक ये सीखे थे। इमस्कुलेशन को पिछले क्लास में ही समझाए थे कि इमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फिलामेंट, मतलब फिलामेंट से एंथर को हटाने की प्रक्रिया को इमस्कुलेशन कहा जाता है ना। तो ये आखिर काम कैसे आती है, जैसे मान लीजिए कि ये पौधा जो है इसका फूल है ना, इसका जो फ्लावर है वो इस तरह से, ये किसी कोई पर्टिकुलर फ्लावर नहीं है, बस ऐसे ही मैं बनाता हूं।
एक और इसका जो फ्लावर है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें क्रॉस करवाने के लिए क्या किया जाता है कि इसका जो एंथर है, क्योंकि इसको हम लोग मेल पार्ट कहते हैं और ये जो है वो फीमेल पार्ट है ना, ये मेल ऑर्गन है सेक्स ऑर्गन और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम लोग एंड्रोएसियम कहते हैं इसको। और ये जो है इसको गाइनेसियम कहा जाता है, ठीक है। इसको मतलब फीमेल वाले भाग को गाइनेसियम और इसको एंड्रोएसियम कहा जाता है। ऐसे इसको स्टामेन भी कहा जाता है और इसको पिस्टिल भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको स्टामेन भी मिलेगा तो आपको उड़ाना नहीं है, और इसको पिस्टिल कहते हैं। इसको कार्पेल भी कहा जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि इसका जितना भी एंड्रोएसियम है, मतलब मेल पार्ट जो भी इसका है, वो सब हम लोग क्या करते हैं, काट करके फेंक देते हैं, सारा को काट करके फेंक दिए। और इसका जो मेल वाला पार्ट है, ये जब परिपक्व हो जाता है, मतलब मैच्योर जब हो जाता है, तो इसको काट करके, और इसका जो ये पार्ट है इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं ना, इसको एक अलग से बना करके आप लोग को दिखलाते हैं। इसको स्टिग्मा कहा जाता है। ये वाले भाग को स्टाइल कहा जाता है और ये वाले भाग को ओवरी कहा जाता है। तो करते क्या है, ये स्टिग्मा पर कुछ ऐसा सबस्टांस लगा हुआ रहता है जो चिपचिपा होता है, और इसका जो एंथर, आप लोग जानते हैं कि जो एंथर वाला भाग होता है उस पे किनारे में पॉलन ग्रेन्स जमा रहते हैं, है ना, येलो कलर के। तो जब मैच्योर हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं और काट करके ला करके इस पे छिड़क देते हैं। और इससे क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन्स आपको मेल का, आप लोग अगर पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन, मतलब प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि ये पॉलिनेशन, मतलब पहले तो पॉलिनेशन होता है और उसके बाद यहाँ से ट्यूब ग्रोथ करके इस वाले भाग में जहाँ की ओवरी मौजूद होता है वहाँ पर आकर के ओवम के साथ फर्टिलाइज करके और जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो से सीड बना देते हैं, है ना। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ये इससे जो सीड जो तैयार होगा, और उस, है ना, वो सीड जो तैयार होगा उससे जो हम लोग पौधा जो तैयार करेंगे उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड या संकर कहते हैं ना, संकर नस्ल। ठीक है, तो आप लोग हाइब्रिड का मतलब समझ गए होंगे कि क्या हाइब्रिड होता है, क्लियर है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। इसी से हम लोग को बाकी टर्मिनोलॉजी का पता चल जाएगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ जो था लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ठीक है, इसको हिंदी में प्रभाविता का नियम कहा जाता है। प्रभाविता का नियम मेंडल का जो फर्स्ट क्रॉस किए थे, जब ये फर्स्ट क्रॉस किए थे, जैसे ये मेंडल का अभी कुछ कुछ मतलब एग्जाम में ऐसा पूछता भी है, या अभी विगत वर्षों में जो परीक्षा हुई है तो उनमें पूछा भी है कि मेंडल का जो सक्सेस के पीछे क्या रीजन था, मतलब कि मेंडल को ही क्यों सक्सेस मिली और बाकी को क्यों नहीं मिली। तो इसके पीछे एक ये भी रीजन था कि मेंडल हमेशा एक ही कैरेक्टर को लेकर के चले, है ना। जब क्रॉस करवाते थे तो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को एक बार में रखते थे। सिंगल कैरेक्टर का मतलब है कि चाहे तो लेंथ देखते थे, और या तो फिर कलर देखते थे, या तो शेप देखते थे, है ना। कोई एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के ये क्रॉस करवाते थे, है ना।
आते हैं यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं। तो एक कैरेक्टर को लेकर के, जैसे हम लोग चल रहे हैं अभी, कोई लंबा पौधा है कैपिटल टी, तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा पेयर में होता है क्रोमोसोम, है ना। तो ये कैपिटल टी लिए है और ये स्मॉल, ये इसको मान लिया जाता है कि मेल है और इसको मान लेते हैं कि फीमेल। और इसको हम लोग तब करते हैं जब ये पूरा तरह से प्योर हो जाता है। मतलब क्या करते हैं कि दो एरिया हम लोग लेते हैं, एक ये एरिया लेते हैं और एक ये एरिया लेते हैं, दो एरिया हम लोग लिए, और दोनों एरिया में मटर का पौधा हम लोग लगाते हैं। दोनों एरिया में हम लोग मटर का पौधा को लगा देते हैं। और जब इनसे पौधा जब जन्मता है, तो जब सीड हम लोग लगाते हैं, सीडलिंग करते हैं, उसके बाद जब इससे पौधा जो निकला तो देखा गया कि बहुत सारे पौधे जो हैं कुछ लंबे हैं, कुछ नाटे हैं, कुछ जो है मीडियम साइज के हैं। और इसमें भी वही सिचुएशन है। तो क्या किया गया कि इसमें से जितना नाटा वाला जो पौधा था उसको निकाल करके हटा दिया गया, और इससे सारे के सारे लंबे वाले जो पौधे थे उसको निकाल करके हटा दिया गया। तो अब इसमें सिर्फ लंबे वाले बच गए और इसमें सिर्फ नाटे वाले बच गए। ठीक है, सिर्फ इसमें लंबा बच गया और इसमें सिर्फ नाटा बच गया। आगे क्या किए कि जो इससे जो सीड तैयार हुआ और इससे जो सीड तैयार हुआ, दोनों को फिर उसी जगह पर वापस लगा देते हैं। और इस बार क्या देखा गया कि पिछले बार से कुछ कम संख्या में इसमें नाटे पौधे का जन्म हुआ और इसमें कुछ कम संख्या में लंबे पौधे का जन्म हुआ। अब क्या करते हैं कि इससे बाकी जो लंबे पौधे जो इसमें हुए हैं उसको भी हटा देते हैं, और इसमें जो कुछ जो नाटे पौधे थे उसको भी हटा देते हैं। ऐसे ही हम लोग कई एक पीढ़ी तक लेकर के चलते हैं। तो अंत में क्या होता है कि अब इसमें जब भी हम लगा रहे हैं तो सिर्फ लंबा ही पौधा आ रहा है, और इसको जब हम लगा रहे हैं तो सिर्फ नाटा ही पौधा आ रहा है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि इसके गैमेट को पूरी तरह से प्योर मतलब शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, और अब हम लोग ये क्रॉस को कर रहे हैं। तो जब इस तरह का हम लोग प्योर करके जब हम लोग चलते हैं और फर्स्ट जो क्रॉस किया जाता है तो उसी को कहा जाता है पेरेंटल जनरेशन या P1 जनरेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, P1 जनरेशन, मतलब पेरेंटल जनरेशन, दोनों को, तो एक को नहीं। अब ये जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्रॉसिंग टेक्निक आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है तो इस तरह से करते हैं। ये दोनों गैमेट सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये मेंडल का सेकंड नियम था। ठीक है, और इसको पहले क्या करते हैं, इससे क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी को हम लोग इससे क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद इससे हम लोग इसको क्रॉस करवाते हैं, फिर इससे हम लोग इसको क्रॉस करवाते हैं। इस तरह से हम लोग क्रॉस करते हैं। तो जब ये और ये मिला तो ये आया, उसके बाद ये और ये, तो अभी हर जगह पे सारे वैसे ही आएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे क्या रिजल्ट आया कि जो टॉल और डॉर्फ के बीच में जब क्रॉस हुआ तो जो इनका F1 जनरेशन, इस जनरेशन को हम लोग F1 जनरेशन करते हैं, पूरा का पूरा को हम लोग F1 जनरेशन करते हैं। क्या देखा गया कि सभी के सभी जो है वो टॉल है ना, मतलब ऑल टॉल। तब मेंडल ने बताया कि यहाँ पर जो दोनों जो जीन थे, दोनों जो फैक्टर, क्योंकि मेंडल तो जीन नहीं बोले थे, मेंडल फैक्टर बोले थे। क्या बोले थे कि जब दो फैक्टर एक जगह पर आते हैं तो कोई एक ही फैक्टर अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर टॉल भी है और डॉर्फ भी है, लेकिन हम जब इसको देख रहे हैं अपने आंखों से तो क्या दिख रहा है कि सभी के सभी लंबे पौधे हैं। तो इसी को कहा गया कि प्रभाविता जीन, मतलब एक जो जीन है वो दूसरे के ऊपर में प्रभावी। तो जो जीन जो दब जाता है उसको रिसेसिव करते हैं और दबाने वाले जीन को डोमिनेट करते हैं। और इसी आधार पर ये लॉ को भी बनाया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो जनरेशन जो हम देख रहे हैं इसको फिनोटाइपिकली अगर हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि सब के सब टॉल है। जब हम इसका जीन देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि सब में दो जीन मिक्स है ना, तो इसको हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। ये जो कंडीशन है इसको होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं,
और ये जो कंडीशन है ये सारे के सारे ये सभी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। और ये जो जनरेशन आया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्रॉस को जब हम लोग सिंगल क्रॉस लेकर के चलते हैं तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। अभी टर्मिनोलॉजी में ये टर्म छूट गया था, आप लोग लिख लेना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस में हम लोग सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को लेकर के चलते हैं, ठीक है। मेंडल का जो तीन जो नियम, ये लोग मेंडल जो अपना 3 नियम दिए थे, ये 3 नियम में इनका सिर्फ एक ही लॉ को यूनिवर्सल बोला गया और बाकी जो 2 लॉ हैं वो हर जगह पर फॉलो नहीं करते हैं। कुछ कुछ रीजन से फॉलो किए हैं, है ना, कहीं कहीं पर अनफॉलो भी हो गया, मतलब जो क्रॉस करवाया गया तो जैसा रिजल्ट इनको चाहिए था वैसा रिजल्ट वहां पर नहीं आता है। क्योंकि मेंडल का ये खुशकिस्मती था कि ये मेंडल मटर का पौधा ही चुन लिए थे, है ना, तो ये इनका खुशकिस्मती था। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं कि मेंडल का जो एक्सेप्शन था, मतलब जो अपवाद जो हुआ उसमें क्या हुआ कि अभी हम लोग अपवाद को थोड़ा सा रहने देते हैं ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी अपवाद के बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंड लॉ के ऊपर में चर्चा करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या हुआ था, हम लोग F1 जनरेशन में अभी क्या देख रहे थे कि 2 जीन इस तरह से मौजूद थे, और हम क्या करते हैं कि F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवा करके देखते हैं। मेंडल भी ऐसे ही किए थे कि जो F1 जनरेशन जो आया था उसको आपस में क्रॉस करवा करके इन्होंने देखा, और जब आपस में इन्होंने क्रॉस करवाया तब क्या देखा, वो रिजल्ट हम लोग के सामने है। अभी हम लोग इसको स्टैटिकली हम लोग देख सकते हैं। ये अपना देखिए, गैमेट जो है वो गैमेटोजेनेसिस के समय गैमेट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इस वजह से ऐसे हम लोग बार बार अलग कर रहे हैं इसको। फिर से वही वाला टेक्निक, यहाँ देखिए, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और ये होमोजाइगस कंडीशन में है। ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस डॉर्फ है, और यहाँ पर प्योर टॉल है। ये देखिए, अगर हम जीनोटाइपिकली अगर हम देखें तो देखते हैं कि प्योर टॉल है, लेकिन टॉल अगर हम फिजिकली अगर देखा जाए तो अभी हमने क्या देखा था कि ये भी टॉल है और इसी के जैसा ये भी जीन है, मतलब कि ये भी टॉल है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों टॉल है, और ये अकेला डॉर्फ है। ये टॉल है और ये अकेला क्या है, डॉर्फ। तो अगर हम लोग फिनोटाइपिकली अगर रेशियो देखते हैं, मतलब आंख से देखने के बाद जो हमको पता चलता है वो क्या देख रहे हैं कि अगर 4 है तो 4 में 3 जो है वो टॉल है और 1 जो है वो डॉर्फ है। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो मेरा आता है। फिनोटाइप रेशियो मेरा क्या है, 3:1। लेकिन अगर जीनोटाइप रेशियो का हम लोग बात करते हैं, मतलब अगर हम इसका जीन को देख रहे हैं तो क्या हमें मिलता है कि 1 जो है वो प्योर टॉल है, तो इसको 1 लेंगे। इसके बाद 2 जो है वो हेटेरोजाइगस टॉल है, तो यहाँ पे 2 जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और 1 जो है वो होमोजाइगस डॉर्फ है, मतलब ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछता है कि F1 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो हम लोग क्या देंगे, 3:1, ये याद रखना है। और F1 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1, ठीक है। ये हमारा है फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। अब आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर मेंडल का दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है कि ये 1 जो है वो पूरी तरह से टॉल है और
एक जो है वो ड्वार्फ, मतलब अगर आंख से देखें, वो तो उस समय तो जीन वगैरह देखे नहीं थे, तो क्या देखें कि अभी तो हम दोनों टॉल ही लिए थे, लेकिन एक इसमें से ड्वार्फ आखिर कैसे आ गया। तब इन्होंने दिमाग लगाया और अपना कंक्लूजन दिया कि इसमें नाटा वाला जीन जो है वो छिपा हुआ था, है ना, और एक टाइम आने पर वो अपना कैरेक्टर को शो करता है। वो टाइम कब आता है? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तब ये अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। तब इन्होंने एक लॉ दिया कि द गैमेट्स आर सेपरेटेड टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट जो है वो एक दूसरे से, गैमेटोजेनेसिस मतलब जब गैमेट का फॉर्मेशन होते रहता है तो उस समय एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। आप लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन 3 तरह से होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करके और 4 आउटर सेल बनाते हैं, और जो क्रोमोसोम का जो संख्या जो होती है वो हाफ हो जाती है। मतलब अगर मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या 2 है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या सिर्फ 1 रह जाएगी। और यहाँ पर भी वही चीज होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन जब होने लगता है तो उस समय क्या होता है कि गैमेट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और इसी वजह से एक जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है और ये पूरा का पूरा ड्वार्फ हो जाता है। तो इससे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पता किए थे ना, मेंडल को ये चीज का पता चला था कि ये जो है गैमेट के सेपरेशन के समय ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसको हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं, मतलब शुद्धता का नियम। ठीक है, यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खत्म हो गया। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, आगे के वीडियो में हम लोग इसका कभी डिटेल चर्चा करेंगे। अभी तो हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना है, और इसको आप लोग जो अभी मतलब जो बोल रहे हैं तो उसको क्या कीजिएगा आप लोग कि एक अच्छे से खुद से अपना एक नोट तैयार करेंगे तो वो ज्यादा आप लोग के लिए इफेक्टिव होगी। ऐसे अगर हम अपना नोट प्रोवाइड करवा दें या मेरे द्वारा जो लिखवाया गया जो वाक्य रहेगा, आप क्या करेंगे कि उसको रट लेंगे, और वो रटने से क्या होगा कि कुछ दिन तक तो याद रहेगा और उसके बाद फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन समझ जाने से और अपना खुद के समझे हुए बातों को लेकर के, मतलब वही सारे बातों को ध्यान में रख करके अगर आप अपना नोट्स को तैयार करते हैं तो वो आपको हमेशा से याद भी रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला लॉ के ऊपर में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब हम लोग थर्ड लॉ के ऊपर में आते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस का जरूरत पड़ेगा, है ना। पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर को लेकर के चल रहे थे, और अभी हम लोग क्या करेंगे कि 2 कैरेक्टर को लेकर के चलेंगे। जैसे अभी हम लोग सिर्फ लेंथ ले रहे थे, तो लेंथ ऑफ स्टीम को लेकर के चल रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि कलर ऑफ फ्लावर लेकर के चलते हैं, है ना। तो अगर इस तरह का हम लोग क्रॉस करवाते हैं कि 2 हम लोग कैरेक्टर को लेकर के चल रहे हैं, जैसे एक लेंथ हम लोग देख रहे हैं और सेकंड क्या देख रहे हैं, फ्लावर का कलर देख रहे हैं, तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और अगर इसी तरह से हम लोग 3 कैरेक्टर को लेते हैं, जैसे एक ले रहे हैं हम लोग लेंथ, एक ले लिए कलर ऑफ फ्लावर और एक ले लिए शेप ऑफ सीड, तो 3 कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग कहेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर हम लोग को ये लेकर के चलना है, तभी हम लोग को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा क्रॉस रोज करवाने के लिए जानना है, गैमेट तैयार करने के लिए जानना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि इसको समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसा पेड़ है जिसमें, मतलब मटर का पौधा है जिसमें कि लंबा है और उसका फूल जो है वो लाल है, और दूसरा जो है वो नाटा पौधा है और उसका फूल जो है वो सफेद है।
हम लोग जो जीन जो लेते हैं उसी का हम लोग कैपिटल और स्मॉल करके लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैपिटल टी लिए हैं तो ये टॉल है, और इसी का हम लोग जब स्मॉल टी कर दिए तो इसका मतलब है कि ये डॉर्क है। यहाँ पर कैपिटल रेड लिए हैं, है ना, कैपिटल आर लिए हैं तो ये रेड है, और ये स्मॉल आर ले लिए हैं तो इसका मतलब है कि ये व्हाइट है। मतलब ये जो है लंबा पौधा है और लाल फूल है इसमें, और इसमें क्या है कि नाटा पौधा के साथ में सफेद फूल है। इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। लंबा पौधा के साथ में कैसा फूल है, तो लाल फूल है, और ये नाटा नाटा जो पौधा हो रहा है उसमें जो कैसा फूल हो रहा है, तो सफेद फूल हो रहा है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट जो हम लोग क्रॉस करवाते हैं, क्योंकि ये तो पेरेंटल जनरेशन, इसका F1 जनरेशन जो होगा वो आप लोग देख लिए होंगे कि कैसा होगा, है ना। एक इसमें से एक जीन ये कैपिटल टी जाएगा, एक ये जाएगा, एक ये आएगा, और एक ये आएगा। इस तरह से हम लोग को मिलता है ना, इस तरह से हम लोग को F1 जनरेशन ये मिल जाता है। अब हम लोग जब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाते हैं, जैसे इस तरह से इसको लिखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और इसको इस तरह से लिखते हैं। इसको जब हम लोग आपस में क्रॉस करवाते हैं तो 4 तरह का गैमेट तैयार होता है। 4 तरह का गैमेट को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कि गैमेट आखिर कैसे तैयार होता है, इसी पर समझा देते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको इसके साथ मिलाते हैं, तो ये और ये मिलकर के मेरा क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। उसके बाद इसको इसके साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ये। उसके बाद इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये आएगा, और उसके बाद इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये आएगा। इस तरह से बना कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये मेरा 4 तरह का गैमेट तैयार होता है। ठीक है, जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तब। ये इससे जो बना कैपिटल टी कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, इधर से भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, उसके बाद ये वाला है, कैपिटल टी स्मॉल आर, उसके बाद ये वाला है, स्मॉल टी कैपिटल आर, उसके बाद ये वाला है। तरह से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। इसको पनेटा स्क्वायर भी कहा जाता है ना। जब हम लोग 2 जीन को लेकर के जब हम लोग करवाते हैं तो उससे 4 ठो तैयार होता है ऑफस्प्रिंग, और जब हम लोग 2 कैरेक्टर के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो इस तरह से हम लोग को मिलता है कितना तरह का, तो 4 तरह का मिलता है। तो उससे बनने वाले का संख्या कितना होगा, तो इतना ना, कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, 16। पनेटा स्क्वायर इसको कहते हैं। मतलब 2 रहेगा तो 4 और 4 रहेगा तो 16 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। इसको हम लोग संतान ऑफस्प्रिंग कहते हैं। मतलब इन दोनों से जो उत्पन्न जो होंगे उसको संतान हम लोग कहते हैं ना। तो संतान को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। इसको हम लोग जब मिलाते हैं तो इस तरह से देखिए, कैपिटल टी दोनों को एक साथ में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कैपिटल आर इस तरह से लिखते हैं। सेकंड में आते हैं ये 2 कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाले लाइन में आते हैं, यहाँ से चलते हैं कैपिटल टी
कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ से चलते हैं कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पर आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पर आते हैं कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पर आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, उसके बाद ये वाले सेक्शन में, उसके बाद ये वाले में, उसके बाद ये वाले में, उसके बाद ये वाले। इस तरह से हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि ये देखिए यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में है आपको टी और आर दोनों, और इस तरह से हमारा क्या मिलता है, ये लंबा पौधा और उसमें फूल कैसा है तो लाल है। यहाँ पर भी कैसा है, लंबा पौधा है और उसमें रेड फ्लावर, इसमें भी लंबा पौधा और हम लोग पहले ही पढ़े थे कि इसको दबा देता है, इसमें भी लंबा पौधा और रेड फ्लावर, इसमें भी लंबा पौधा और रेड फ्लावर। और यहाँ पर देखिए कि लंबा पौधा में अभी कैसा फ्लावर आ गया, तो सफेद फ्लावर आ गया है ना, सफेद फूल है। यहाँ पर लंबा पौधा में लाल फूल है, लंबा पौधा और सफेद फूल। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर नाटा पौधा में लाल फूल है, नाटा पौधा में लाल फूल है, लंबा पौधा में सफेद फूल है, नाटा पौधा में लाल फूल है ना। इस तरह से हम लोग को देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या समझाने का यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको जीन जो है एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक दो जो फैक्टर होते हैं वो आपस में क्लोजली इंटरेक्ट नहीं रखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार यही था कि यहाँ पर देखिए कि अगर लंबा फूल है और उसमें लंबा पौधा है और उसका फूल का कलर कैसा है तो लाल है, तो होना कैसा चाहिए था, जो पौधा लंबा है उसमें लाल ही फूल होना चाहिए था, और जिसमें नाटा जो पौधा है उसका जो सफेद फ्लावर है तो नाटा पौधा के साथ में सफेद फ्लावर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लंबा पौधा में आपको सफेद फ्लावर हो गया और नाटा पौधा के साथ में भी क्या हम लोग को मिलता है, लाल फूल मिल जाता है। तो यहाँ पर इनका जो नियम कहने का है कि एक दूसरे से जीन जो है वो क्या होते हैं, तो परस्पर एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी के साथ अपना ये बना सकते हैं। मतलब तो इस तरह से हम लोग को जो रेशियो जो मिलता है वो फिनोटाइप, अगर हम लोग रेशियो देखते हैं, फिनोटाइप अगर हम लोग रेशियो देखते हैं तो क्या मिलता है कि एक लंबा फूल, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1, गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4, ये वाली लाइन में 5, यहाँ पर देखिए एक छूट रहा था, 6 7 8 और एक 9 है। उसके बाद देखिए कि लंबा फूल के साथ में सफेद, लंबा पौधा के साथ में सफेद फूल कितना है, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए 2 नंबर को यूज करते हैं, ठीक है, 2 लिखते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो 2 अभी मेरा एक तो है लंबा और सफेद, लंबा और सफेद 2, और कहां पर है लंबा और सफेद 2, कितना है 1 2 और 1 3, 2 3। उसके बाद चलिए आते हैं नाटा और लाल फूल। तो नाटा और लाल फूल के लिए हम लोग 3 यूज कर रहे हैं, तो आ जाइए यहाँ पर 3 और एक ये 3। ये सब में कैसा है, तो लंबा पौधा है और सफेद फूल है, इसमें कैसा है तो नाटा पौधा है और उसके साथ फूल कैसा है तो लाल है। ये कितना है तो 3 संख्या में, 3। और एक जो है ये अकेला आपको नाटा और सफेद है, ठीक है। तो इस तरह से हमको
क्या मिलता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो मेरा क्या है, 93:31। ठीक है, ये मेरा क्या है, फिनोटाइप रेशियो। इसको हम लोग याद रखने के लिए बोले थे, मेंडल साहब का कोड, STD कोड है 93:31। और जब जीनोटाइप हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, जीनोटाइप में 12, 24, 12, 121। ये मेंडल साहब का फोन नंबर है। 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1। ये है जीनोटाइप रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका समाप्त होता है। लेकिन हाँ, आपको अभी बता दे रहे हैं कि इनका जो दो लॉ है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों यूनिवर्सली नहीं अप्रूव्ड हुए है ना। बाद में चल करके ये दोनों नियम कट गए, क्योंकि इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ अपवाद इसमें है। और इनका जो यूनिवर्सल जो लॉ एक बना वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही बना। तो ये दोनों किस तरह से कटे, कैसे इनमें अपवाद आया, और लॉ ऑफ डोमिनेंसी को किस तरह से काटा गया, उसमें कौन कौन सा अपवाद है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग माँ दुर्गा की आराधना कीजिए और आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से मन लगा करके पढ़ें। धन्यवाद।